वेलकम टू द शो। मैं हूं आदिल मलिक, आपका मेज़बान इस शो में जो आपके लिए पेश किया जाता है हर सैटरडे की दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव कॉल्स लेता हूं और इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ मामलात पर आपको एडवाइस करता हूं। तो अगर आपको कोई परेशानी है जो कि इमिग्रेशन कानून या इमिग्रेशन रूल्स के मुतल्लिक़ है, तो बिल्कुल आप इस प्रोग्राम में फ़ोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, हमेशा की तरह बेशुमार कॉलर्स लाइन पर मौजूद हैं। हम बिना वक्त ज़ाया किए हुए कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन है। देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बिल्कुल पूछें। मेरे पास स्पाउस वीज़ा है और मैं 4 अप्रैल 2010 में आई थी। ठीक है। तो अब मैंने इंडेफिनेट के लिए 4 अप्रैल 2012 को अप्लाई करना है या ठीक है। 4 मार्च को अप्लाई करना ठीक है? है। मुझे प्लीज़ ये बता दें और दूसरा ये बता दें कि साथ डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगाने हैं और कितनी देर बाद इंडेफिनेट लग जाएगा। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल नॉर्मली आपको 2 इयर्स 24 मंथ्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, जो कि आपके अप्रैल 2012 में होंगे। तब आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आप 28 डेज़ पहले एप्लीकेशन भेज सकती हैं और जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे जो ये इस्टेब्लिश करें कि थ्रू आउट द लास्ट 2 इयर्स आप और आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप सबसाइडिंग रहा है और आप दोनों साथ रहते रहें। और जब आप सेटलमेंट के लिए अप्लाई करें तो आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट या ई साल का भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जहाँ तक है कि इसको कितनी देर लगेगी, नॉर्मल अगर आप बाय पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो हम ऑफिस 8 to 12 वीक्स में डिसीजन कर देता है, मगर आपके पास ऑप्शन होगी कि आप 1 डे प्रीमियम सर्विस भी लेके अप्लाई 1 दिन में भी डिसीजन ले सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाएं। जी। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहसिन है, मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ। जी मैंने ये मोहसिन। पता करा था कि मेरा केस लेगेसी में CAU वालों के पास। ठीक है। उन्होंने मुझे 28 जुलाई को लेटर लिखा था और उन्होंने कहा था कि आपका केस एंड ऑफ बाय को क्लियर कर देंगे ठीक है। और उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया और मैंने भी 3-4 दफा उनको लेटर लिखा और उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। और ठीक है। दूसरा ये कि उन्होंने मुझे और क्या कहते हैं MP ने 2 लेटर लिखे हैं, उसको भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। क्या आप ठीक है। बता सकते हैं कि ये लेगेसी केसेस कब तक क्लियर हो रहे हैं? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपका केस लेगेसी के अंदर पेंडिंग है। मेरा आपको यही मशवरा है, अगर तो आपने ऑलरेडी रिमाइंडर्स भी लिख लिए और MP से भी 2 चिट्ठियाँ लिखवा दी होम ऑफिस को, तो बिल्कुल आप पेशेंटली वेट करें। होम ऑफिस कोशिश करिए कि सारे लेगेसी केसेस दिसंबर इस साल के एंड तक फिनिश कर दे। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि अभी आप पेशेंटली वेट करें, होम ऑफिस को आपका मैटर कंसीडर करने दें। जब आपकी टर्न आएगी आपके केस के ऊपर डिसीजन हो जाएगा और होम ऑफिस आपको इन्फॉर्म करेगा। नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। मेरा केस लेगेसी के अंदर मैं 11 साल हो गए मुझे यहाँ पर। ठीक है। मेरे 2 बच्चे यहाँ के बॉर्न थे, उनके साथ में और 6 साल हो गए उसको। ठीक वो है। उनके साथ लेगेसी के अंदर डाला, तो उसमें चांसेस है अगर वो फेल कर देंगे तो कोई दूसरा कोई उसका कोई रास्ता है। ठीक है। और दूसरे 2 बच्चे मेरे आए, बच्चे 7 साल हो गए, तो 7 साल को पैच के ऊपर भी कुछ कर सकते हैं अपने। तो ठीक ये है। कुछ मसला है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर आपने असाइलम मांगा था और अभी आपका लेगेसी के अंदर केस चल रहा है तो मेरा यही मशवरा है कि आप वेट करें और होम ऑफिस को आप फर्दर रिप्रेजेंटेशंस भेज सकते हैं अपने बच्चों की बेसिस के ऊपर। उनको बता सकते हैं कि आपके 2 बच्चे यहाँ पे बॉर्न हुए हैं और अभी उन्होंने 7 ईयर से ज़्यादा अर्सा कंप्लीट कर दिया है, तो बिल्कुल आपके केस के अच्छे चांसेस हैं कि सक्सेसफुल हो। अगर तो होम ऑफिस किसी वजह से रिफ्यूज़ कर देगा तो वो रिफ्यूज़ल नोटिस इशू करेगा। उस मैटर को आप हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। अगर तो आपका केस चल रहा है तो मेरा यही मशवरा है कि आप वेट करते रहे, होम ऑफिस को डिसीजन करने दें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं यहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे हूँ और अभी मैंने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट रिन्यू करवाया है। ठीक है। तो क्या मुझे होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना चाहिए इसके बारे में या नहीं? ठीक। और अगर करना चाहिए तो क्या फोटोकॉपी भेज दूँ एनफ है या कोई लॉयर से लेटर बनवा के? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, आपको किसी को इन्फॉर्म करना नहीं पड़ेगा। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो मेरा यही मशवरा है कि जो आपका पुराना पासपोर्ट और जो न्यू पासपोर्ट है उन दोनों को अटैच कर दें, स्टेपल कर दें और उसके साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपको किसी एजेंसी को इन्फॉर्म करने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। एनीवे, आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाएँ।
अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। सर मैंने नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना था, तो मैं पाकिस्तान में तकरीबन कोई 1.5 साल रह के आया हूँ। ठीक है। तो मुझे इंडेफिनेट मिले हुए को 9 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे बच्चे भी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। ठीक है। और मुझे अभी 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान से आए हुए। ठीक है। तो मुझे और कितनी देर वेट करना पड़ेगा? कोई मैं 3 साल में जो छुट्टियां होती हैं वो ठीक है। निकाल के, तो ठीक है, आपकी कल का शुक्रिया। बिल्कुल आपको इंडेफिनेट काफ़ी लॉन्ग टाइम अगो मिल गया था, आपको पहले अप्लाई कर देना चाहिए था। बहरहाल अगर किसी वजूहात की वजह से आपने अप्लाई नहीं किया तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। होम ऑफिस यही देखा कि लास्ट 5 ईयर्स में आपने कितना ट्रैवल किया है। अगर तो आपने 450 डेज से ज़्यादा ट्रैवल किया है तो मेरा ये मशवरा है कि आप वेट करें। अगर तो आपने 450 डेज से ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया तो बिल्कुल अभी आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो। जी फरमाइए। हाँ, मेरा नाम रेखा है। जी। लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने मेरे मम्मी को, मैंने अपनी मदर के लिए पूछना था, मेरी मदर ने आना है। लास्ट ईयर मैंने अपनी मदर के लिए अप्लाई किया था, मेरे हस्बैंड ने अप्लाई किया था पर उनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। अब मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, अपना मतलब कौंसल का घर मिला, रेंट देती हूँ और कौंसल टैक्स देती हूँ, टैक्स भी देती हूँ और 20 आवर्स वर्क भी करती हूँ। तो मैंने अपनी मम्मी को यहाँ बुलाना है, बस 65 ओवर है, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनके लिए यहाँ के लिए पूछना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वहाँ से मेरी मम्मी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो करे कि वो उनको वीज़ा मिल जाए, वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो, क्योंकि पहले उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपकी मदर अप्लाई कर सकती हैं, आप उनको स्पॉन्सर करें या तो वो सेल्फ स्पॉन्सर भी हो सकती है। मेजरली उनको यही इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जब वो यहाँ पे आएंगी तो वो अकोमोडेट और मेंटेन होंगे विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स, और यहाँ पे वो सिर्फ आपको विज़िट करने के लिए आ रही है कपल ऑफ वीक्स के लिए, उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होंगे एक उसमें यही आपकी मदर को अटैच करने पड़ेंगे कि उनके स्ट्रांग रिलेशन है अपने कंट्री से, और वो डेफिनेटली अपनी लाइफ उन्होंने उधर इस्टेब्लिश की है, वो सिर्फ आपको यहाँ पे विज़िट के लिए आ रही हैं। तो बेहतर आप किसी अच्छे से वकील के पास चले जाएं, उनको वजूहात बताएं कि किस बेसिस की बुनियाद पे आपकी मदर का पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, और वो फिर वकील आपको एग्जैक्टली बताएगा कि अभी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाएं। हेलो। जी। हेलो। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं नसरीन बोल रही हूँ नॉर्थहैम्पटन से। अभी मैं आपसे एक मशवरा लेना चाहती हूँ। मैंने मैरिड केस डाला था होम ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप पाकिस्तान से जाके वीज़ा लें। अब हालांकि मैं यहाँ पे 60 ईयर ओल्ड हो चुकी हूँ, मैं पेंशनर हूँ। ठीक है। तो मैंने फिर उनको दोबारा रिप्लाई, लेकिन उन्होंने कहा आप अपील की भी हकदार नहीं है। मैंने दोबारा कल अपने वकील से लेटर लिखवाया, रिक्वेस्ट की है, लेकिन अब मैं एमपी से भी लेटर लेने वाली हूँ, उससे अपॉइंटमेंट लेके मुझे आप थोड़ा सा मशवरा दें कि मैं अपने हस्बैंड को तो वापस नहीं भेज सकती, लेकिन कोई ऐसा कॉलम तो होगा ना जो 60 ईयर ओल्ड के लिए इन्होंने रखा है। ठीक है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल अगर तो आपको यहाँ से वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है तो उस मैटर को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं। अगर तो होम ऑफिस को आप लेटर भेजेंगी, माइट भी होम ऑफिस रिकन्सिडर करे ना करे। अगर एमपी के पास भी आप जाती हो और एमपी भी होम ऑफिस को लिखेगा तो होम ऑफिस उनको यही एमपी को बताएगा कि इनका केस हमने कंक्लूड कर दिया है, हमने इनके इसके ऊपर डिसीजन कर दिया है, इनके पास यहाँ पर रहने का राइट नहीं है। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि होम ऑफिस ने जो डिसीजन की है उसको आप हाई कोर्ट में लेके जाएँ और अपनी बेसिस के ऊपर, एज की बेसिस के ऊपर फाइट करें। इसके लिए आपके लिए बेहतर मशवरा ये है कि आप किसी अच्छे से वकील के साथ से मिलें, उनको सारे सर्कमस्टांसेस बताएं, तो जुडिशियल रिव्यू के लिए आप हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि मेरा ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन मेरा स्टेटस है और मेरा अभी ख़त्म होने वाला है, और यदि मैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका फीस क्या है अगर मैंने आपसे अप्लाई करना है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अपनी बेटी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको अभी तक मेरे डिपेंडेंट नहीं किया उन्होंने अभी। ठीक है।
ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके पहले सवाल का कंसर्न है, अगर तो आपके 5 ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो गए ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन के ऊपर, तो बिल्कुल अभी आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और अगर तो डॉक्टर के लिए आपने अप्लाई किया है और अभी तक उन्होंने डिपेंडेंट वीज़ा नहीं दिया, तो बिल्कुल इंडेफिनेट के लिए जब अप्लाई करें तो साथ आप डॉक्टर का भी अप्लाई कर सकती है। अगर तो आपको हमारी चार्जेस के बारे में पूछना होगा तो बेहतर है आप हमारे दफ्तर आ जाएँ, हम आपको एग्जैक्टली बता देंगे हम आपसे कितना चार्ज करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे पूछना है, मेरे हस्बैंड ने जिग लाइन पे वो पार्किंग की थी, तो उनको 3.60 पाउंड उनको जुर्माना हुआ है। ठीक है। तो उन्होंने भी नेक्स्ट ईयर उन्होंने 2-3 मंथ के बाद उन्होंने अप्लाई करना है। ठीक है। क्या वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और इससे पहले उनका एक कंट्री कोर्ट का वो भी था कुछ जजमेंट वगैरह, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं भी कि नहीं? जरा प्लीज मुझे क्लियरली बता दें। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। जिस तरह आपने मुझसे पूछा, मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड के कन्विक्शन नहीं है, वो नॉर्मल उनको लाइसेंस पे पॉइंट्स लगे थे और फिक्स पेनल्टी हुई थी, तो ये कोई कोर्ट से कन्विक्शन नहीं होती। बिल्कुल नेशनलिटी के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर बिल्कुल जब अप्लाई करेंगे तो ये मेंशन करना पड़ेगा। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का कंसर्न है कि अगर उनके खिलाफ कोई काउंटी कोर्ट की जजमेंट हुई है, तो डिपेंड करता है वो जजमेंट किस तरह की थी, कितना अरसा हो गया है, तो उसके मगर ये होगा कि जब वो अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल उनको अप्लाई मेंशन करना पड़ेगा और इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर होगा कि वो डिसाइड करेगा कि वेदर आपके हस्बैंड का गुड करैक्टर है कि नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाएं। जी, मुझे मेरा ये सवाल है कि मेरी बेटी की मैंने शादी की थी पाकिस्तान इसी साल जून में। ठीक है। तो मेरी बेटी 18 साल की है। सुना है कि कानून चेंज हो गया है, तो क्या वाकई चेंज हो गया है या अभी तक 21 साल का है? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की एक रिमार्केबल रूलिंग आई थी इस मंथ के शुरू में, जिसमें जो 21 इयर्स वाला मैरिज रूल था उसको अनलॉफुल करार दिया है। तो बिल्कुल अभी आपकी जो बेटी है वो अपने हस्बैंड को किसी टाइम भी बुला सकती हैं। अभी 21 इयर्स की बेसिस पे उनके हस्बैंड की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाएं। पहला ये कि ना मुझे लॉन्ग रेसिडेंसी पे इंडेफिनेट 5 मंथ मैं वापस आ गया था विद इन 5 मंथ ऑन द सेम वीजा। ठीक है। नाजरीन, ये कॉल ड्रॉप हो गई है। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। सर, मैंने आपसे ये सवाल पूछना था कि मैं हूँ स्टूडेंट और मेरा वीज़ा जो है एक्सपायर हो रहा है अक्टूबर 31 को। ठीक है। और मेरे कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट्स कम थे, तो मुझे 2-3 मेरे जानने वाले उन्होंने कहा मुझे कि आपका वीज़ा ख़त्म होने के 28 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हो। क्या बात ये सही है? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जिसने भी कहा उन्होंने गलत कहा। आपको चाहिए था कि आप किसी अच्छे से वकील से मिलते और उनसे एडवाइस लेते। तो बिल्कुल आपके पास 28 डेज़ का टाइम नहीं होता, बल्कि वहीं तक आपको अप्लाई करना पड़ता है जिस दिन आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा होता है। अगर तो उस दिन आप एप्लीकेशन पोस्ट नहीं करते, बेशक हम नेक्स्ट डे अप्लाई करेंगे, तो होम ऑफिस उसको यही समझेगा कि आपने इन टाइम एप्लीकेशन नहीं की, आपने आउट ऑफ टाइम एप्लीकेशन की है। बहरहाल अभी आपके लिए बेहतर मशवरा यही है कि आप किसी अच्छे से वकील से जाके मिलें, उनको सारे सर्कमस्टांसेस बताएं कि आपने किस बेसिस के ऊपर अप्लाई नहीं किया, तो वकील आपके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपको मशवरा कर देगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, मेरा एक सवाल है कि मैंने यूरोपियन लड़की से शादी करी थी। ठीक है। तो वो मुझे 5 साल का स्पाउस वीजा मिला, EU समथिंग लाइक दैट। और अभी 2 मंथ हो गया, वो मेरा पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो गया था जब उन्होंने वापस भेजा। तो अभी मैंने नया पासपोर्ट बनवा के वो लॉयर के जरिए भेजा है उधर। वो स्टिकर जो है वो पेपर पे भेजा था उन्होंने। ठीक है।
तो अभी 2 मंथ हो गया, तो 2 मंथ से बल्कि ज्यादा हो गया, तो वो कोई उनका सवाल जवाब नहीं आ रहा कि ना उन्होंने वापस भेजा है। तो मेरा डैड थोड़ा बीमार है, तो मैं जाना चाह रहा था, तो इसके लिए क्या करना चाहिए और कितना वो टाइम लगाएंगे? और ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। डिपेंड करता है आपके वकील ने किस बेसिस के ऊपर अप्लाई किया है। आइदर तो वो जो स्टिकर था वो पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प करने के लिए भेजा, तो उसमें नॉर्मली इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती है, और जब भेजते हैं तो होम ऑफिस एक्नॉलेजमेंट इशू कर देता है। बहरहाल अगर तो वकील ने भेज दिया है और होम ऑफिस किसी बुनियादी बेसिस से रिप्लाई नहीं कर रही या डिले कर रहा है, तो बिल्कुल आप अपने लोकल एमपी के पास जा सकते हैं, उनको सर्कमस्टांसेस बता सकते हैं, तो फिर एमपी होम ऑफिस को लिख के अपडेट ले लेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल, मुझे प्लीज 2 सवालों के जवाब दे दे। मैंने पिछले बात भी फोन किया था मगर मुझे पूरा मुकम्मल जवाब नहीं मिला। ठीक है। हेलो जी पूछें। हाँ जी, मैंने ना 2008 में ना वो ईएसएल का कोर्स किया था 2008 में, तो मेरे पास वो सर्टिफिकेट है एंट्री 1 और एंट्री 2, और मैंने सिर्फ ये पूछना है कि मैंने नेशनैलिटी के लिए अप्लाई अब करना है, तो क्या वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो सकते हैं? बस यही मैंने आपसे पूछना है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जो आपने 2008 में सर्टिफिकेट्स किए हैं, इस साल की क्वालिफिकेशन की है, बिल्कुल वो अभी एक्सेप्टेबल है। आपको दोबारा से कोर्स या दोबारा से लाइफ इन द यूके टेस्ट करने की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो उन्हीं के साथ आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाएं। हेलो जी। हेलो जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये कि मैं टियर 1 वीजा पे हूँ और मेरी वाइफ भी टियर 1 वीजा पे है, और मैं नेक्स्ट जून में आईएलआर अप्लाई कर रहा हूँ। मेरी बेटी पैदा हुई थी 7 मंथ बैक, तो मैंने पढ़ा था कि उनके वीजा की जरूरत नहीं है, तो मेरा आईएलआर लगने के बाद डायरेक्ट मैं उनका पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये क्या सही बात है? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आपकी जब इंडेफिनेट मिलेगा तो डाटा डायरेक्ट ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, उनको इनिशियली रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब रजिस्ट्रेशन होगी उसके बाद वो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकती है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि मुझे लेगेसी में इस साल मार्च में इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिली थी। ठीक है। और मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ यहाँ पे। ठीक है। मेरे 4 बच्चे अब मेरी इंडेफिनेट लीव टू रिमेन से पहले पैदा हुए थे और अब एक बच्ची दोबारा पैदा हुई है। ठीक है। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आया कि मैं इस कमिंग मार्च में अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है। और अगर कर सकता हूँ तो प्लीज काइंडली रफली आप बता सकते हैं कि वो क्या कॉस्ट करेगी, यानी कि एडल्ट की सिटीजनशिप फीस क्या होगी और बच्चों में क्या होगी? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो आपको इंडेफिनेट मिला है उसके 1 साल बाद 12 मंथ्स बाद नॉर्मली आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जब अप्लाई करेंगे आपको यही इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि थ्रू आउट द लास्ट 5 ईयर्स आप कंटिन्यूसली यहाँ पे रहते रहे हैं। तो बिल्कुल, जो बच्ची आपको इंडेफिनेट मिलने के बाद पैदा हुई है वो तो नेशनैलिटी के लिए ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए स्ट्रेट अवे अप्लाई कर दे, उनको नेशनैलिटी या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर तो आप जब अप्लाई करेंगे तो डिपेंड करता है, होम ऑफिस की फ़ी आए दिन चेंज होती रहती है। फ़िलहाल अगर तो एक अडल्ट अप्लाई करे नेशनैलिटी के लिए तो उसकी 836 पाउंड्स है, और फ़िलहाल अगर कोई माइनर अप्लाई करे रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी 620 पाउंड्स है। मगर होम ऑफिस आए दिन अपनी फीसिस चेंज करता रहता है। मेरा आपको यही मशवरा है कि जब आप नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद अप्लाई करते हैं तो तब चेक कर लें होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके कि अप टू डेट फ़ी क्या है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। जी फरमाएं। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर, मैं जॉर्जियन लड़की से शादी किया था। ठीक है। तो मुझे 5 साल का वीजा मिला, तो मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ इकल्ला ही सर। उस मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होएगी? एयरपोर्ट से आने लगे कोई जान लगे कोई उस लड़की को साथ ना खड़ा दे? ठीक है। हाँ, प्लीज। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया।
बिल्कुल आप जा सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप अपनी वाइफ के साथ इंडिया ट्रैवल करें, वापस आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन केस अगर तो जब वापसी पे आप आ रहे होते हैं और इमिग्रेशन ऑफिसर को कोई डाउट होता है कि आपका रिलेशनशिप सबसाइडिंग नहीं है, तो बिल्कुल फिर वो आपसे 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके वाइफ के मुतल्लिका, मगर बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वाइफ के बिना। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था जी पूछें। कि ये डिस्क्रेशनरी लीव जो होती है, ये इसमें बंदा अपने मुल्क अगर ट्रैवल करे और वापस आए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, और ये डिस्क्रेशनरी लीव में अगर हाउसिंग बेनिफिट लें तो क्या इसको एक्सटेंड करने में फ्यूचर में तो नहीं कोई प्रॉब्लम होगी? प्लीज इसके बारे में जरा बता दें। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपको अगर डिस्क्रिप्शनरी लीव मिली है तो आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, किसी किस्म का कोई एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम नहीं होगा। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का कंसर्न है, तो बिल्कुल आप बेनिफिट तो ले सकते हैं। तो इसमें यह होता है कि जब आप इंडेफिनिट के लिए या एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप कौन सा बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि जब आपको डिस्क्रिप्शनरी लीव मिली थी आपने ये इस्टेब्लिश किया था कि आप अपने आप को अकोमोडेट और मेंटेन करेंगे किसी पब्लिक फंड्स के बिना। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आपको लेने नहीं चाहिए, फिर भी अगर लेते हैं तो जब अप्लाई करेंगे तो आपको मेंशन ज़रूर करने पड़ेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलेज की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाएं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं 2002 में इस मुल्क में आया था, मैं और मेरी मिसेज। ठीक है। और दिसंबर 2007 में हमें लेगेसी में मिला था। ठीक है। तो उसके बाद मेरे बच्चों को ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया, मैंने अप्लाई किया था, मगर मुझे और मेरी मिसेज को रिफ्यूज हो गया था। ठीक है। अब नहीं पता कि कब अप्लाई करना है और उसका क्यों हमें रिफ्यूज हुआ और कब तक अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। और क्या इस दौरान पाकिस्तान या किसी और मुल्क ट्रैवल कर सकते हैं? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपको लेगेसी के अंदर इंडेफिनिट मिले तो बिल्कुल आप किसी भी मुल्क ट्रैवल कर सकते हैं। अगर तो आप अपने होम कंट्री के अलावा किसी और मुल्क में ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ से पहले उनका वीज़ा चाहिए होगा, उसके बाद आप इंटर हो सकते हैं। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का कंसर्न है तो डिपेंड करता है होम ऑफिस ने पहले आपकी नेशनैलिटी किस बेसिस के ऊपर रिफ्यूज़ की थी। जो रिफ्यूज़ल नोटिस था उसके ऊपर होम ऑफिस ने एक्सप्लेन किया होगा कि कौन सी रिक्वायरमेंट आप नहीं मीट करते। मगर नॉर्मली अगर अब आप अप्लाई करना चाहते हैं नेशनैलिटी के लिए, आपको यही सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आप थ्रू आउट द लास्ट 5 ईयर्स लीगली यूके में रहते रहे हैं। और बाकी ये इसमें होगा कि आप किसी अच्छे से वकील से जाके मिलें, उनको अपने सारे सर्कमस्टांसेस बताएं, तो फिर वकील बताएगा कि अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो कितने % चांसेस हैं कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं कमल बात कर रही हूँ। जी। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे भी आए हुए पाकिस्तान से कोई 9 मंथ हुए हैं। ठीक है। सर मेरे हस्बैंड के पास लीव टू रिमेन है। ठीक है। तो सर मेरे हस्बैंड से हम चाइल्ड बेनिफिट ले रहे हैं और उसकी वजह से हमारे इंडेफिनिट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ठीक है। और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि सर मेरे हस्बैंड की जॉब इस महीने के एंड पर, इस मंथ के एंड पर फिनिश हो रही है और हमें उन्हीं के मतलब वो हॉर्स राइडिंग का काम करते हैं, सर उन्हीं की तरफ से हमें घर मिला हुआ था। ठीक है। तो अब मतलब हमारा घर भी फिनिश हो रहा है और मेरे हस्बैंड की जॉब भी फिनिश हो रही है। तो सर प्लीज़ आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें कि मेरे बच्चों के हम जो चाइल्ड बेनिफिट ले रहे हैं उसकी वजह से, और अगर हम आगे कौंसल का घर अप्लाई करते हैं तो चाइल्ड बेनिफिट और कौंसल हाउस की वजह से हम मेरे और मेरे बच्चों के इंडेफिनिट पे मतलब 14 मंथ बाद हम अप्लाई करेंगे इंडेफिनिट, तो सर उस पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो आप कोई बेनिफिट हाउसिंग पे, जिस तरह चाइल्ड बेनिफिट अगर आपके हस्बैंड ले रहे तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर जहाँ तक आपके सवाल पूछती हैं कि आप जो हाउसिंग बेनिफिट ले रही हैं उसका इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जब आपको और आपके बच्चों को एंट्री क्लियरेंस मिली थी तब आपने यही सेटिस्फाई किया था कि आप और आपके हस्बैंड और सारी फैमिली किसी बेनिफिट्स के अलावा यहाँ पे रहेगी। तो अभी जब आप कोई ये बेनिफिट लेंगे तो जब आप सेटलमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो होम ऑफिस पूछ सकता है कि आपने तो हमें सेटिस्फाई किया था 2 इयर्स बैक कि आप कोई बेनिफिट नहीं लेंगे, तो अभी आप इन्हें क्यों क्लेम किए हैं।
एनीवे आपकी कल का शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ चलता है एक ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही लम्हों में फिर हाजिर होते हैं।